फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी ने देखा प्रीवियस वीडियो में 5th सेमेस्टर रीजनल जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से हम आंसर लिखे उसका, और आंसर कहाँ कहाँ हमें किस टॉपिक से मिल रहा है और कौन कौन से टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 7। बाकी चैप्टर 6 तक आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट रीजनल जियोग्राफी 5th सेमेस्टर बुक नोट्स PDF वाले लिस्ट में है। सभी चैप्टर्स जाके देख लीजिए, और बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं, पूरे टोटल 12 चैप्टर है, तो उन सब चैप्टर को भी मैं रात के 12 बजे तक या 2 बजे तक अपलोड कर दूंगी, आप सभी देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं सतत विकास को देखते हैं। तो इस चैप्टर में भी आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मिल जाएंगे, जिससे आपके लगभग 90% गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर एक टॉपिक ज़रूर आएगा। हर चैप्टर से दो दो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, तो पूरे चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, और आप सभी एक क्वेश्चन सतत विकास से 2 क्वेश्चंस आए भी हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप इसी चैप्टर से कर सकते हैं। तो सतत विकास की अवयवों या शर्तों को बताने के लिए क्वेश्चंस पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो इसका पहले परिचय दिया हुआ है फर्स्ट पेज पर। तो सतत विकास की धारणा अपेक्षाकृत नवीन है। नवीन मतलब नई है। विकास के परंपरागत ढांचे में GNP को प्रमुख स्थान सौंपा गया है, व्यक्तियों को नहीं। GNP मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, उसको परंपरागत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आर्थिक समृद्धि को उस क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके दौरान देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक ही है कि हमारी प्राकृतिक संपदा कम होती है। ठीक, तो उसके लिए उत्पादन को वर्तमान टेक्नोलॉजी प्राकृतिक साधनों का बड़ी निर्दयता से शोषण कर रही है। वर्तमान टेक्नोलॉजी तो यह दोनों ही प्रकार के प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर रही है। गैर पुनरुत्पादनीय साधन, नॉन रेन्यूवेबल रिसोर्सेज जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, और पुनरुत्पादकीय साधन में रेन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे वन, जल, सूर्य का प्रकाश आदि। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि अनुमानतः सभ्यता के आदिकाल से सारे विश्व में विभिन्न खनिजों का जितना शोषण या उपयोग हुआ, उतना केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1914 से 1952 तक की अवधि में हुआ। तो वर्ल्ड रिसोर्सेज 1994 से 1995 के अनुसार उत्तर के संसाधन उपयोग का प्रतिरूप आज भी पर्यावरण द्वारा दीर्घकाल तक वहनीय नहीं है। तो यहाँ पे सतत विकास के बारे में परिचय दिया हुआ है कि किस तरीके से जो संसाधन है, संसाधनों का बहुत ही बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है, और सतत विकास के लिए आपको सीमित साधन का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम साधन में अधिक से अधिक चीज़ें हासिल करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, और ये नहीं कि बाकी संसाधन जो है उनको हम उसका दुरुपयोग करें या बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से उसका प्रयोग करें। यह नहीं करना है। कोई भी साधन है उसका आप सुनिश्चित और सुसंगठित तौर से उसका यूज करें। तो अब देखिए, जैसे यहाँ दिया है, यदि इन प्राकृतिक संसाधनों का हर प्रकार उपयोग होता रहा तो भावी पीढ़ी को इन प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने चैनल का नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा नाम रखी हूँ, ताकि आप सभी भी प्रभावित होकर नेचर से जुड़े हर एक लोग को मैं यह बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने नाम का एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, और हर साल एक एक पेड़ लगाएं। ठीक, और उसकी देखभाल जब तक वह आपके जब तक वह बड़ा ना हो जाए तब तक उसकी देखभाल करते रहिए। बड़ा होने के बाद भी उसको पानी देते रहिए। ठीक, तो यहाँ यदि इन प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग होता रहा तो भावी पीढ़ी को इन प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीकी ने पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या को जन्म दिया है। अनेक उत्पादन क्रियाएं जल, वायु एवं भूमि को प्रदूषित कर रही, जो आज एक चिंता का विषय है।
इन सब समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान पद्धति व प्रक्रिया का जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता। इसके लिए विकल्प के रूप में सतत विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। यह है सतत विकास का परिचय कि सतत विकास आखिर आया कैसे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक, तो सतत विकास को अवधारणा प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, तो 1987 में पर्यावरण एवं विकास के लिए विश्व आयोग वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के द्वारा प्रकाशित आवर कॉमन फ्यूचर नामक ब्रूटलैंड रिपोर्ट में किया गया था। सतत विकास का प्रतिपादन सबसे पहले 1987 में किया गया था। तो यह आपको के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर में पूछ सकता है कि सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन कब हुआ था। तो ये बहुत ही जरूरी है, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं अब सतत विकास का अर्थ एवं परिभाषा। तो सतत विकास का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे, उसके बाद सतत विकास की शर्तें देखेंगे, फिर सतत विकास का आर्थिक महत्व क्या है, फिर सतत विकास या पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन कौन से किए गए हैं वो देखेंगे हम। उसके बाद जोहान्सबर्ग में सतत विकास का सम्मेलन किस तरीके से हुआ ये देखेंगे। फिर सतत विकास हेतु जो सुझाव दिए गए हैं वर्तमान में भावी पीढ़ी के लिए जो संसाधन है उसको बचा कर रखने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सतत विकास का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास की मूल अवधारणा यह है कि इस बात को नीति के रूप में समझ लिया जाए कि विकास को उपलब्धियां भविष्य में दीर्घ अवधि तक बनी रहें तथा प्राकृतिक पर्यावरण परिसंपत्तियां सहित संपूर्ण संपदा को दीर्घ अवधि तक संरक्षित रखा जाए और इस योग्य हो कि भावी पीढ़ियों के लिए, जो हमारे फ्यूचर में लोग आएंगे उनके लिए उतनी पूंजी रहे और कल्याण के संभावित अवसर रहे जो आज उपभोग हम कर रहे हैं उसका उपभोग आगे की पीढ़ी, आने वाली भी पीढ़ी कर सके। इसके लिए सतत विकास का आना जरूरी था। तो सतत विकास का अर्थ और परिभाषा हम देख लिए। अब हम आगे चलते हैं। इसके आगे भी दिया है कि सतत विकास की अवधारणा अंतर पीढ़ी इंट्रा जनरेशन और अंतः पीढ़ी इंटर जनरेशन दोनों की ओर ध्यान देती है। इस प्रकार यह सब पीढ़ियों, वर्तमान और भावी दोनों को अपनी संभाव्य क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करने में समर्थ बनाती है। महबूब उल हक ने विचार प्रकट किया कि स्थायित्व का मतलब गरीबी और मानवीय दुख के वर्तमान स्तर को बनाए रखना नहीं है। यदि वर्तमान कष्टकारक और संसार की अधिकांश जनसंख्या को स्वीकार नहीं है तो उसे स्थायी बनाने से पहले बदला जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन उपयोगी अवसरों को बनाए रखना चाहिए कि न मानवीय अभावों को। इस प्रकार सतत विकास की अवधारणा व्यक्तियों के रोजगार तथा प्रकृति के अनुकूल समझी जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब सतत या पोषणी विकास की कुछ परिभाषाएं। अब यहाँ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो पहला है ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा। अब ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा क्या बताया गया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जा सकती है ना। भावी पीढ़ी की क्षमता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधनों को थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा। तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जाए, वह क्या होगा, सतत विकास कहलाएगा। तो सतत विकास का कोई एक परिभाषा आप याद रखिएगा, क्योंकि परिभाषा सहित परिभाषित कीजिए, आ सकता है क्वेश्चन। दूसरा है रॉबर्ट रेपिटो के अनुसार। तो रॉबर्ट रेपिटो ने क्या कहा कि सतत विकास से आशय विकास की उस रणनीति से है जो सभी प्राकृतिक, मानवीय, वित्तीय तथा भौतिक संसाधनों का संपदा तथा आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि करने के लिए प्रबंध करती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है सतत विकास की विशेषताएं। अब सतत विकास की विशेषताएं, यहाँ कुछ निम्नलिखित विशेषताएं दी हैं। पहला है व्यक्तियों को प्रमुख स्थान, दूसरा है समानता पर जोर, उसके बाद तीसरा देखते हैं व्यक्ति, रोजगार तथा पर्यावरण। ठीक, इस विचारधारा में गरीबी को कम
करने पर, रोजगार पर, सामाजिक एकीकरण तथा पर्यावरण के पुनर्जीवन अथवा नवीनीकरण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। फिर तीसरा है मानव विकास। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट, सतत विकास में गरीबी को कम करने पर, रोजगार पर, सामाजिक एकीकरण पर, पर्यावरण के नवीनीकरण पर जोर देने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अधिक विनियोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाता है। चौथा है पर्यावरण संरक्षण। पांचवा है गुणात्मक सुधार। अब हम आगे आते हैं सतत विकास की शर्तें। सतत विकास की शर्तें क्या है? तो पहला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक, ये आप देख लीजिए, याद कर ले रख लीजिए, क्योंकि सतत विकास की अवयवों के बारे में टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप सभी तैयार रहिए क्योंकि एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पहला। दूसरा है समन्वित एवं संतुलित उपयोग। तीसरा है प्रदूषण रहित विकास। फिर चौथा है जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। तो जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, इस कुछ निम्नलिखित बिंदु दिए हुए हैं नीचे, यहाँ पर देखिए। सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण, मानवीय न्याय, सुरक्षा और रोजगार के अवसर की उपलब्धता, यह सब जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए जरूरी है। ठीक, तो पांचवा है भावी पीढ़ी की अवहेलना नहीं। ठीक, अवहेलना मतलब कि फ्यूचर जनरेशन नॉट इग्नोर, फ्यूचर जनरेशन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक, आपका भविष्य आपके पास है। ठीक, छठा है विकास नीतियाँ। सातवां है उत्थान या स्फूर्ति अवस्था। तो ये तो थे सतत विकास की कुछ शर्तें। अब आगे देखते हैं सतत आर्थिक विकास का महत्व। सतत आर्थिक विकास का महत्व यहाँ कुछ दिया हुआ है, कुछ पॉइंट करके, पहला, दूसरा, तीसरा करके। तो आप सभी इसे ध्यान से जैसे भी करके समझिए, रटिए या याद रखिए। देखिए, रटना तो आपको है नहीं, समझना है। ठीक, कि हाँ किस पॉइंट में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और उन टॉपिक्स को आप समझ जाएंगे और याद, बस टॉपिक्स आप याद रखिए, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, लिख सकते हैं। ठीक, आगे तीसरा, फिर चौथा। अब आगे हम देखते हैं सतत विकास या पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो पहला प्रयास पर्यावरण संरक्षण या सतत विकास की स्टॉकहोम 1972 से अविराम यात्रा जोहान्सबर्ग 2002 के पृथ्वी सम्मेलन तक 3 दशक पूरे कर चुकी है। संक्षेप में पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने के लिए अब तक निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन। तो पहला स्टॉकहोम सम्मेलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, स्टॉकहोम सम्मेलन देखने के बाद हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वियना सम्मेलन। दूसरा है वियना सम्मेलन। फिर तीसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर आपको ध्यान से पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चौथा है ओजोन बचाओ सम्मेलन। फिर पांचवा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये सम्मेलन जो है वो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये सम्मेलन वगैरह है ये सब सतत विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बस कोर्स के लिए यह चीज़ें पढ़ें, ज़रूरी यह भी है कि आप ऐसा पढ़ें कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको काम आ सके। अगर जो भी पीजी करना चाहता है जियोग्राफी से, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आप जियोग्राफी में पूरे के पूरे A to Z आपको जियोग्राफी 0 लेवल से आपको हाई लेवल तक की जियोग्राफी पूरी पढ़नी पड़ती है, जिसमें आपको रीजनल जियोग्राफी हो या GIS रिमोट सेंसिंग वाले जियोग्राफी हो, एनवायरमेंटल जियोग्राफी हो, फिजिकल जियोग्राफी हो, ठीक है, पॉलिटिकल जियोग्राफी हो, ठीक, तो वर्ल्ड जियोग्राफी हो, इंडिया जियोग्राफी हो, सारी चीज़ें, यूनिवर्स क्लाइमेटोग्राफी हो, फिर जियोमॉर्फोलॉजी हो, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आपको हर एक चीज़ ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप आगे अच्छा कर सकेंगे। अब आगे आते हैं, छठा है क्योटो सम्मेलन।
अब क्योटो सम्मेलन में कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिसे आप सभी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, 7वां है मॉन्ट्रियल सहमति। अब उसके बाद हम आएंगे जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन। तो जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन 2002 में आयोजित किया गया। एक बार के पृथ्वी सम्मेलन का केंद्र बिंदु फोकल थीम क्या था? सतत विकास, स्थायी विकास, टिकाऊ विकास, सुस्थिर विकास, संतुलित विकास निर्धारित किया गया था। और तकनीकी रूप से सम्मेलन को सतत विकास के लिए वैश्विक सम्मेलन वर्ल्ड समिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD नाम दिया गया और इससे 180 से अधिक राष्ट्रों ने प्रतिभाग किया। तो यद्यपि सतत विकास पर जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन अपने उद्देश्य में पूरी तरह भटक गया, फिर भी कुछ एक प्रतिबद्धताएं स्वीकार की गई जिन्हें 2 वर्गों टाइप 1 कार्य योजना तथा टाइप 2 सूत्रपात आरंभ पहल में विभाजित किया गया। टाइप 1 इसे परिणाम व निष्कर्ष की संज्ञा दी गई, कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन के रूप में स्वीकृत किया गया। टाइप 2 कार्य योजना के अतिरिक्त कई घोषणाएं इसके अंतर्गत की गई जिन्हें पहल या सूत्रपात माना गया। ठीक, अब आगे है नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान के 5 मुद्दों को ध्यानपूर्वक बिंदु बनाया गया जो जल और स्वच्छता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता एवं पारिस्थितिक प्रबंधन जिसे संक्षेप में WEHAB वी हैव वाटर, एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब हम इन कार्य योजनाओं के प्रमुख निष्कर्षों का अध्ययन करेंगे। पहला, जल और स्वच्छता। तो जल और स्वच्छता के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक, फिर उसके बाद एनर्जी, ऊर्जा। दूसरा, फिर ऊर्जा के बारे में देखेंगे। फिर तीसरा, स्वास्थ्य के बारे में। फिर चौथा, कृषि के बारे में। फिर 5वां, जैव विविधता एवं पारिस्थितिक प्रबंधन के बारे में। ठीक, तो आप सभी को पूरे चैप्टर्स में जल्द ही सुबह से पहले ही भोर तक आपके पूरे मतलब कि 3 बजे या 2 बजे रात तक आपके पूरे चैप्टर्स जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। आप सभी देख लीजिएगा। और चैप्टर में लास्ट में आपको हर एक वीडियो के लास्ट में चैप्टर के क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बुक के मिलेंगे, तो उसे भी 1-2 बार रिविजन कर लीजिएगा। अब आते हैं सतत विकास हेतु सुझाव। तो सतत विकास हेतु सुझाव जो था, पहला सुझाव क्या था? हमें पुनः प्रकृति की ओर के मंत्र पर निर्भर रहना होगा। दूसरा, पर्यावरण चेतना के विकास की दिशा में काम करना चाहिए। तीसरा, ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जिससे प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग हो और संपूर्ण जीवन चक्र में अपशिष्ट एवं प्रदूषकों की मात्रा न्यूनतम रहे। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। 5वां, ऐसी जीवन शैली का विकास किया जाए जो परिवेश की सीमाओं के भीतर हो तथा जिनकी आकांक्षा पूर्ति विश्व के समस्त लोगों के लिए संभव हो। छठा है, ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए पहले से विद्यमान प्रौद्योगिकी के त्वरित संवर्धन हेतु कार्यक्रम प्रारंभ करने एवं नवीन हरित प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रसार की आवश्यकता है। 7वां है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय अपनाए जाने चाहिए। तो पर्यावरण संरक्षण के उपायों की विस्तृत व्याख्या पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अध्याय में की जा चुकी है, अतः उसकी पुनरावृत्ति हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी वहाँ पर देख लीजिएगा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण में। तो अब आगे हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि सतत विकास का अर्थ एवं विशेषता क्या है बताइए और सतत विकास का सुझाव दीजिए। दूसरा पूछ सकता है सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर निबंध लिखिए। तीसरा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखते हैं सतत विकास से आप क्या समझते हैं। दूसरा, सतत विकास की विशेषताएं बताइए, तो ये आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सतत विकास की शर्तें क्या हैं। फिर सतत विकास का महत्व क्या है। फिर 5वां, सतत विकास के सुझाव बताइए। आगे है सतत विकास अवधारणा का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। तो किसने किया था आपको यहाँ बताना है, ब्रुटलैंड आयोग ने किया था। सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन कब हुआ, तो यह भी आपको बताना है। फिर तीसरा, सतत विकास की विशेषता क्या है। चौथा, किसने कहा कि सतत विकास की स्थिति उत्थान अवस्था को पार करने के बाद ही उत्पन्न होती है। 5वां है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास का सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो आप सभी इन क्वेश्चंस के जो है आंसर्स बताइए कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑप्शनल है, इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे 8वां, विकास एवं अल्प विकास की अवधारणा। यह भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे भी आप सभी देखिए।
और बाकी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सोल्यूशन था उसमें बताया कि कौन कौन से चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह आपको देखने ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक जल्द से जल्द वीडियो पहुंच सके, सारी वीडियो मिल सके और आप सब अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को।